भाई कुछ महीने पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, जॉब चल रही थी, रिलेशनशिप स्टेबल था, हेल्थ ठीक थी, पैसा भी आ रहा था, मतलब लाइफ में एक फ्लो था, बोरिंग था लेकिन कंफर्टेबल फ्लो तो था। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के सब कुछ हिलने लगा। जो जॉब सिक्योर लग रही थी अचानक उसमें पॉलिटिक्स शुरू हो गई, लेग पुलिंग शुरू हो गई। वो रिलेशनशिप जो एक दूसरे के लिए था, फॉरएवर था, अचानक से उसमें बहुत सारी दरारें दिखने लगी। हेल्थ में कोई ऐसी चीज आ गई जो समझ ही नहीं आ रही थी। पैसा आने की जगह पे एकदम से इतने खर्चे होने शुरू हो गए कि सब कुछ हिल गया। और सबसे डिस्टर्बिंग, वो नींद जो आपको पीस ऑफ माइंड देती थी वो गायब होने लगी। डॉक्टर के पास जाओ तो रिपोर्ट्स नॉर्मल, लोगों से बात करो तो कोई समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। आपने खुद को समझाया कि भाई फेज है, निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला और बल्कि गहरा होता गया, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। ये सब एक एक्सीडेंट की तरह लगता है, रैंडम, अनफेयर, बिना किसी रीजन के। पर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये रैंडम नहीं है, ये किसी एक खास चीज का एक्टिवेट होना है। जब आपकी लाइफ में राहु एक्टिवेट हो जाता है। अब सवाल यह आता है कि राहु एक्टिवेट होता कैसे है, क्योंकि राहु तो हमेशा से आपके चार्ट में बैठा ही हुआ है, हर इंसान के चार्ट में राहु है। तो कुछ लोगों की लाइफ में ये इतना इंटेंस, इतना प्रबल कैसे हो जाता है, और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी लाइफ चलती रहती है। जवाब है कि राहु तब जगता है जब उसे ट्रिगर मिलता है। और ये ट्रिगर जो है ना, ये मोटे तौर पे 3 तरह से आता है। पहला ट्रिगर आता है दशा, यानी जब राहु की महादशा या अंतरदशा शुरू होती है तो राहु को समझो कि अपनी बात कहने के लिए माइक मिल गया, यानी और लाउड। जो भी डिजायर, कंफ्यूजन, पैटर्न पिछले कई सालों से बैकग्राउंड में चल रहे थे ना, वो अब सामने आ जाते हैं। राहु की महादशा 18 साल की होती है, लंबी से लंबी राहु की जो अंतरदशा वो भी 2.5-3 साल की हो जाती है। और ये जो समय होता है ना, ये पूरे इंसान की आइडेंटिटी को बदल देता है। राहु महादशा से पहले और राहु महादशा के बाद आप वो नहीं रहते हो जो पहले थे। और दूसरा ट्रिगर होता है ट्रांजिट। राहु आसमान में जब भी चलते चलते आपके चार्ट के सेंसिटिव पॉइंट्स को टच करता है ना, मान लो आपके लगन को, चंद्रमा को, सूर्य को, आपके 10वें भाव को, तो वो फेज शुरू होता है जो आपको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। गोचर का राहु जब भी आपके चंद्रमा पे आता है ना, आपका मन बड़ा रेस्टलेस हो जाता है। लग्न में आता है तो आपकी पहचान बदलनी शुरू हो जाती है, और जब 10वें भाव पे आता है तो करियर में अचानक से बहुत अप्स एंड डाउन आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे इंटेंस, जब भी ये गोचर का राहु जो है ये आपके जन्म के राहु पे वापस आता है, इसको कहते हैं कि राहु का वापस आना, राहु रिटर्न्स। तो ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। आपके 18वें साल में, 36वें साल में, 54वें साल में, यानी 18 साल के पैटर्न में ना, ये कुछ ना कुछ मेजर आपके जीवन में ट्रिगर जरूर करता है। और फिर तीसरा ट्रिगर, ये सबसे पावरफुल है, वो है आपके कर्म। ये वो चीज है जो आपको नॉर्मली समझने से ही आती है, कोई नहीं बताता इसको। राहु सिर्फ दशा और ट्रांजिट से एक्टिवेट नहीं होता, आप अपने कर्मों से, आप अपने एक्शन से भी राहु को कई बार जगा लेते हैं, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। जब आप शॉर्टकट लेते हो ना, राहु जगता है। जब आप किसी भी तरह की चीजों को मैनिपुलेट करते हो ना अपने फायदे के लिए, तो राहु जगता है। जब आप किसी भी चीज के लिए बड़े ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना कि बाकी हर चीज को इग्नोर कर दो, तो राहु जगता है। और जब आप अपनी इमेज के लिए ही जीते हो और पूरी तरह से बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हो, तो राहु जगता है। आपका हर वो एक्शन जो लालच से ड्राइव होता है ना, वो लोगों को धोखा देने से ड्राइव होता है या आपके किसी पागलपन से ड्राइव होता है, वो राहु को एनर्जी देता है। यानी आप बेसिकली राहु को खाना खिला रहे होते हैं, और जितना राहु खाएगा ना उतना उसका भूख बढ़ेगी, और उतना ही फिर वो आपकी लाइफ में से आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग देनी शुरू कर देगा। अब सबसे पहली बात क्या है कि दशा जो होती है ना, वो टाइमिंग देती है, ट्रांजिट सिचुएशन बनाता है, लेकिन आपके जो कर्म होते हैं ना, वो उसकी प्रबलता को डिसाइड करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और जब ये तीनों ट्रिगर मिल जाते हैं ना, या इनमें से कोई दो भी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाते हैं, तो होता है वो बिल्कुल वाला स्पेसिफिक पैटर्न, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि अब राहु जो है ट्रिगर हो चुके हैं और जीवन में काफी सारी टर्बुलेंस आ सकती है। तो इसकी निशानियां क्या हैं? पहले है कि एक रेस्टलेसनेस होनी शुरू हो जाती है। कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी चैन नहीं आता है, नींद खराब हो जाती है, या आधी रात को 2:30-3 बजे जाग खुल जाती है, या फिर कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में से मिसिंग लग रहा है। ये राहु के आने का पहला सिग्नल होता है। और फिर आता है एक ऐसा इंटेंस पुल, यानी कि किसी भी चीज की तरफ, किसी इंसान की तरफ, किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ, किसी आइडिया की तरफ, यानी आपको लगता है कि यहां पे कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, बस ये चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है। अंदर से आवाज आ रही है रुको, लेकिन रुकने का मन ही नहीं हो रहा है। ये जो पुल होता है ना, ये राहु का पुल होता है। और फिर आता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जो आपके प्लान नहीं की होती, आपके किसी योजना का हिस्सा नहीं होती।
कोई पुराना सीक्रेट बाहर आ जाता है, कोई ट्रस्टेड इंसान अचानक से धोखा दे जाता है, या बीमारी ऐसी कोई जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही है, करियर में वो चीज होती है जो होनी नहीं चाहिए थी या पहले कभी हुई नहीं, और फिर फाइनली आता है कि एक ऐसा क्राइसिस कि ये हो क्यों रहा है, मैं और क्या कर सकता हूं कि ये चीजें ठीक हो जाएं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इस तरह के सवाल, यानी एक हेल्पलेसनेस, ये फिर एंड पे आती है जिसकी वजह से इंसान ना लाचार, मजबूर महसूस करता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, राहु से डरने की जरूरत नहीं है, राहु को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब आप राहु को समझ लेते हो ना, तो वो जो आउट ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग या वो फीलिंग है ना, हाय अब मैं क्या करूं, वो आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जो पुराने पैटर्न रिपीट हो रहे होते थे ना, वो टूटने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब राहु जो है आपका साथी बन जाता है, आपको जीवन में क्लैरिटी देनी शुरू कर देता है, ना कि आपकी लेग पुलिंग करता है। राहु के बारे में विस्तार से समझने के लिए एक बार पहले यह समझ लीजिए कि राहु जो है ये दरअसल रिप्रेजेंट क्या करता है। सरल भाषा में राहु आपकी वो भूख है जो कभी मिटती नहीं, आपकी वो इच्छाएं हैं जो आपको खुद ही नहीं पता कि ये आ कहां से रही हैं, या फिर आपके अंदर का वो पागलपन, वो ऑब्सेशन जो लॉजिकल नहीं है, बस आप उसको रोक ही नहीं पाते। राहु जो है ना, ये जो कहते हैं ना इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनका एक पुलिंदा होता है, लेकिन इस जन्म की नहीं, पिछले जन्मों की भी। आप जरा कल्पना करिए, आप इमेजिन करिए कि पिछले जन्म में आपने बहुत इंटेंसली किसी चीज को चाहा था, मे बी नेम फेम, मे बी पावर, मे बी किसी एक तरह का कोई रिलेशनशिप किसी इंसान को, वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अब वो इच्छाएं जो है ना, एक एनर्जी का रूप लेके आपके सबकॉन्शियस के साथ इस जन्म में भी आई हैं, और उसी एनर्जी का नाम है राहु। आपको राहु आपकी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में मिला है ना, किसी योजनावश मिला है, इसीलिए राहु के एरिया में आप इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करते हो कि इसीलिए राहु के एरिया में आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रैशनल डिसीजन नहीं है, ये आपके कह लीजिए कि पिछले जन्म की जो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करवा के लाए हुए हो ना, ये वो भूख है। राहु ना आपको सयाना बनाने से पहले एक्सपीरियंस देता है, शनि पहले सिखा के देता है, पहले एक्सपीरियंस देता है, राहु उल्टा करता है। राहु पहले आपको एक्सपीरियंस में धकेल देगा, किसी तरह के भी प्रपंच में, किसी भी तरह की दिक्कत में धकेल देगा, और फिर जब आप उससे गुजर के आते हो ना, तो फिर आप सयानापन फील करते हो। तभी कहते हैं ना कि राहु के बाद ही गुरु आता है, यानी विजडम। इसीलिए राहु से कनेक्टेड जो भी जीवन की घटनाएं होती हैं ना, वो बड़ी ड्रामेटिक होती हैं। सडन फेम, सडन डाउनफॉल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या किसी एडिक्शन में चले जाना, करियर में अचानक से ब्रेक का लग जाना, ये ऐसी चीजें जो आप बाद में सोचते हो कि ये मैंने क्यों ही किया। और इस क्यों का जो जवाब है ना, ये जवाब है राहु। आपके चार्ट में राहु जिस भी भाव में, जिस भी घर में बैठा हुआ है ना, वो एरिया है जहां ये वाली भूख सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राहु जो है ये खराब नहीं है, ये बुरा नहीं है। राहु आपका वो अनफिनिश्ड कर्म है जो आपसे अटेंशन मांग रहा है। राहु सजा नहीं है, राहु जो है ये आपको दिया गया टास्क है कुदरत के द्वारा कि भाई इसको पूरा करना है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। और जब तक आप इस असाइनमेंट को समझोगे नहीं, तब तक राहु आपको रिपीट करवाता रहेगा। शनि जब भी कुछ करता है ना, वो आपको एक सिचुएशन देता है और कहता है कि भाई अब मेहनत करो। जुपिटर जब कुछ करता है ना, तो वो गाइडेंस देता है कि ये रास्ता ठीक है, इस पे चलो। लेकिन राहु आपको एक सिचुएशन में धकेल देता है बिना वार्निंग के, बिना प्रेपरेशन के, और कहता है अब समझो, अब करके दिखाओ। ये होता है राहु। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। राहु जो है ये आपको कभी चॉइस नहीं देता। राहु एक जगह पे कोई ना कोई सिचुएशन में कंपल्शन क्रिएट कर देता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जानते हो कि ये गलत है, फिर भी उसको कर रहे हो? कि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप खराब है, फिर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हो? कि आप जानते हो कि ये शॉर्टकट रिस्क में डाल सकता है, फिर भी वो शॉर्टकट आप ले रहे हो? ये राहु की कंपल्शन है। ये कमजोरी नहीं है आपकी। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक ऐसी कार्मिक फोर्स है जो आपको किसी एक पर्टिकुलर काम पे एक तरीके से लगा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहु से डरो मत, राहु को समझने की कोशिश करो, क्योंकि राहु की दी हुई जो अवेयरनेस है ना, वो किसी और प्लेनेट से आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। अब सबसे प्रैक्टिकल पार्ट कि आपके बर्थ चार्ट में राहु है कहां पे? आपके बर्थ चार्ट में राहु जिस भी भाव में है ना, आपके जीवन की हंगर, आपके जीवन में घटने वाले घटनाक्रम सारे के सारे वहां पे छिपे हुए हैं। आप अपने राहु को डीकोड करना चाहते हैं तो पहले अपना चार्ट उठा के देखिए आपका राहु कहां पे है। 12 भावों में से किसी में तो होगा। अगर हम हर भाव को समझना चाहें तो राहु अगर आपके बर्थ चार्ट के पहले भाव में है ना,
तो यहां पे क्या होगा कि इंसान को खुद से ही प्रॉब्लम होती है। मैं कौन हूं, ये सवाल बार बार उसके मन में आएगा। ये लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करने का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, स्टाइल बदलते रहेंगे, अपना आउटलुक बदलते रहेंगे, लोगों के सामने कुछ और दिखेंगे, अंदर से दरअसल कुछ और होंगे। इनकी सबसे अंदर की जो डिजायर होती है ना, ये होती है दुनिया मुझे नोटिस करे, अटेंशन सीकर, मैं स्पेशल लगूं। लेकिन जितना ये बाहर दिखने की कोशिश करते हैं ना, उतना उनके अंदर कंफ्यूजन बढ़ता है। असली आइडेंटिटी आपको पता ही है कि बाहर नहीं मिलती है, अंदर ढूंढनी पड़ती है। और जब ये लोग ये प्रिटेंडिंग छोड़ देंगे ना, ये राहु इनके जीवन में एक जबरदस्त इनको ब्रांडिंग देना शुरू कर देता है। अब राहु लग्न में है तो क्या किया जाए? यहां पे एक बड़ी अच्छी रेमेडी है कि चांदी की पतली सी चेन में चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपने गले में पहन के रखिए। उससे ये राहु आपकी फेवर करनी शुरू कर देता है, आपके आइडेंटिटी क्राइसिस मिटते हैं, आपके जीवन में जो ब्रांडिंग हम जिसको बोलते हैं ना, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। राहु सेकंड हाउस में होंगे ना, तो थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं, ये मृग तृष्णा इनकी खत्म ही नहीं होती। कई बार वाणी में भी ये बहुत ज्यादा, कई बार बोल्ड हो जाते हैं, कई बार थोड़ी सी चुगली निंदा की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। सेकंड हाउस का राहु कहते हैं पैसा रेत की तरह हाथ से फिसलता है, चांदी की गोली पे पीला रंग करके धन स्थान पे रखिए। सेकंड हाउस के राहु आपकी जिंदगी में पैसे, वाणी, फूड के मामले में कमाल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यही राहु जब थर्ड हाउस में होते हैं ना, तो ये भाइयों बहनों के साथ कोई ना कोई विवाद दे देते हैं। इनको डेजा वू फीलिंग होती है, इनको पहले लगता है, आभास बहुत अच्छा होता है इनका कि ये चीज मैं शायद पहले ही जानता हूं। ये लोग बोल्ड बड़े होते हैं, रिस्क लेते हैं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं, कम्युनिकेशन में ये बड़े ही जबरदस्त होते हैं। किसी भी इंसान को अपना बना लेना, वो भी बातों के साथ, इनसे बेहतर किसी को नहीं आता। लेकिन सबसे पहली बात कि लोगों से वैलिडेशन चाहिए। सामने वाले से पूछेंगे मैं अच्छा लग रहा हूँ, कोई नई चीज़ लेंगे, उसको दिखाने की इच्छा बहुत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों को अपनी लाइफ में लोगों के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए जीना है। इनके लिए उपाय है कि चांदी का कड़ा हमेशा राइट कलाई में पहन के रखें। थर्ड हाउस के राहु इनको बड़ा जबरदस्त अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। राहु फोर्थ हाउस में होता है, तो फोर्थ हाउस सुकून का है ना, तो ये बड़ी सेंसिटिव सी प्लेसमेंट है। चौथे घर के राहु का मतलब है कि आपके अंदर की शांति डिस्टर्ब्ड है। ये लोग बाहर से ही सेटल्ड दिख सकते हैं, अंदर से नहीं। घर है, गाड़ी है, सब है, पर अंदर से खालीपन सा इनको रहेगा। मदर की हेल्थ खराब हो सकती है या मदर से रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। घर बदलना, देश बदलना, जगह बदलना, ये पैटर्न इनके कारोबार को भी कई बार इफेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी जो इमोशनल हैप्पीनेस है ना, बड़ी ही मुश्किल से इनके जीवन में आती है। इनको हमेशा अपनी बेड साइड पे ना चांदी के किसी बर्तन में या शहद में चांदी का कॉइन डाल के रखना चाहिए। बड़ी जबरदस्त रेमेडी है चौथे घर के राहु के लिए। राहु पांचवें भाव में, ये लोग क्रिएटिव हैं, ये लोग ड्रामेटिक हैं, रोमांस में इंटेंसली डूबते हैं। इनको रिकॉग्निशन चाहिए, इनका टैलेंट दुनिया देखे, ये इनके मन में इच्छा है। लव अफेयर्स में भी इनका यही पैटर्न होता है, इंटेंस अट्रैक्शन हो गई, फिर सडन एकदम से उनका भ्रम टूट जाता है। और बच्चों के मामले में भी अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंस इनको जीवन में आ सकते हैं। डाइजेशन सिस्टम कई बार क्या होता है कि अगर राहु अग्नि राशि में नहीं है, यानी मेष में नहीं है, सिंह में नहीं है या धनु में नहीं है, तो इनको डाइजेशन के भी इश्यूज जो हैं आ सकते हैं। पंचम भाव के राहु को बहुत अच्छे रिजल्ट लेने हैं ना, तो एक चांदी का नीची सूंड वाला हाथी जो है उसको गंगा जल में डुबो के घर के मंदिर में रखें। ये राहु जो है इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। राहु छठे भाव में, छठे भाव में राहु एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। ये लोग कंपटीटर्स को हरा सकते हैं, ये एनिमीज से, दुश्मनों से डील कर सकते हैं, कोई भी लीगल बैटल को अच्छे से जीत सकते हैं। लेकिन हेल्थ इश्यूज जो है ना, ये बड़े ही कई बार अनयूजुअल से हो सकते हैं, जो डायग्नोज होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले। और ये लोग इतने कम्पिटिटिव हो जाते हैं, रिलेशनशिप में भी इनको जीतने की मेंटालिटी, सामने वाले को कंट्रोल करने की मेंटालिटी होती है। हर चीज़ कंपटीशन से नहीं आ सकती। तो छठे भाव के राहु वालों में क्या होता है कि इन लोगों को हमेशा थोड़े सरेंडर मोड में भी रहना चाहिए, ये इनके लिए अच्छा होता है। इनके लिए कोई ऐसा रेमेडी नहीं होती। राहु सेवंथ हाउस में हो तो ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड सी प्लेसमेंट बन जाती है। सातवें भाव में राहु का मतलब होता है कि अब रिलेशनशिप में राहु की भूख जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। ये लोग पार्टनर में वो ढूंढते हैं जो उनके अंदर मिसिंग है। ये इंसान मुझे कंप्लीट करेगा या करेगी, ये इनकी सोच होती है। ये बिलीफ जो होती है ना, ये क्या करती है कि इनको डिफरेंट कल्चर का पार्टनर चूज करवा देगी, डिफरेंट बैकग्राउंड का, डिफरेंट कास्ट का, जो उनकी ये चीज़ को सॉल्व कर सके, इनकी जो रिलेशनशिप की भूख है। लेकिन क्या होता है कि फिर से इनका एक ना एक वहाँ पे हार्ट ब्रेक होता है कि ये तो वैसा निकला ही नहीं।
और फिर क्या होता है कि इनके जीवन में किसी ना किसी तरह का कलेश होता है। बहुत विरले ही होता है कि राहु 7th में हो तो इनको इनकी इच्छाएं पूरी करने वाला पार्टनर मिल जाए, और अगर मिल जाए तो फिर 7th हाउस का जो राहु होता है ना, इनके जीवन में, इनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशियां भी लेके आता है। 7th हाउस का राहु होना, यहाँ पे एक उपाय कहा गया है कि 7 सूखे नारियल हर साल में एक बार जल प्रवाह जरूर करो। इससे क्या होता है कि इनकी जो रिलेशनशिप के अंदर एक कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं, और इससे इवन इनके व्यापार में भी इनको काफ़ी लाभ होना शुरू हो जाता है। अब अगर राहु 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस क्या होता है, छिपी हुई चीज़ों को जानने का भाव। 8वें घर में राहु होता है ना, तो ये एक बहुत ही इंटेंस, बड़ी डीप प्लेसमेंट होती है। ये लोग ना सरफेस लेवल पे जीना नहीं चाहते, इन्हें डेप्थ चाहिए। ओकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, साइकोलॉजी में जीवन मृत्यु के चक्कर को समझना, ये सब ना इनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स इनके बहुत आते हैं, कहते हैं झूले सी जिंदगी। इनहेरिटेंस के इश्यूज आ सकते हैं, पार्टनर्स के फाइनेंसिस में इनको कॉम्प्लिकेशन आती हैं, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस जो जीवन को बदल दे। ये लोग बहुत बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं जो पेनफुल हो लेकिन पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पे इनके लिए क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन से मत भागिए। राहु यहाँ कहता है कि जो टूटना है वो टूटेगा, लेकिन जो बनना है वो भी बन के रहेगा। राहु अष्टम भाव में होना, तो आप एक छोटा सा काम करो, हमेशा अपने बेड साइड पे सौंफ का जार रखो। ये मंगल को अपने बेड साइड पे रखने की एक प्लेसमेंट है जो इस राहु की दिक्कतों को बहुत हद तक दूर करती है। राहु अगर 9th हाउस में हो तो 9वें घर में राहु जो होता है ना, ये लोग स्पिरिचुअली, फिलॉसफिकली हायर नॉलेज लेने के बड़े भूखे होते हैं, लेकिन इनका जो अपना अप्रोच होता है ना, ये नॉर्मल कन्वेंशनल नहीं होता। गुरु भी बदलते रहेंगे, अपने रिलीजन में इनको खामियां दिखती हैं, या फिर क्या करेंगे, भटकते रहेंगे सच्चाई जानने के लिए। थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। इवन कई बार इनका अपने फादर से भी डिस्कनेक्ट होता है, और इनका किस्मत का चक्कर भी बड़ा अनकन्वेंशनल सा होता है। एकदम से स्पाइक आ जाता है किस्मत में, एकदम से किस्मत डूब भी जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हर जगह पे इनको सच ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 9वें भाव में राहु है ना, अपने बृहस्पति को सही रखिए, केसर का तिलक लगाते रहिए, किसी एक फेथ सिस्टम में बिलीव कर लीजिए। सही समय पे जब राहु ट्रिगर होंगे, सारे के सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पिताजी से रिलेशन सही हो जाएंगे, किस्मत का पैटर्न भी सही हो जाएगा। शरीर पे भी सोना धारण करके रखिए, ये भी इनके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी कही गई है। अब राहु 10th हाउस में हो तो 10वें भाव में राहु जो होते हैं ना, ये पावरफुल प्लेसमेंट है। अब दुनियादारी में क्या होता है कि दुनिया छल कपट भी मांगती है कहीं ना कहीं, तो ये लोग करियर में एम्बिशियस भी होते हैं, नेम फेम भी चाहते हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन भी चाहते हैं, और राहु इन्हें ये दे भी सकता है। कई बार अचानक से मिल जाता है, कई बार स्ट्रगल करके मिलता है, लेकिन अपने काम में ना इनके क्या होता है, काम को बदलने की इच्छा बड़ी बलवती कई बार हो जाती है, और उसकी वजह से चला चलाया काम छोड़ के कोई और काम ये लोग कर लेंगे। यानी इनका जो चेकलिस्ट है ना काम की, ये बहुत बड़ी होती है, तो इनको चाहिए कि थोड़ी सी अपनी चेकलिस्ट को भी हल्का करें। नहीं तो 10वें भाव के राहु में ये बहुत देखा गया है कि अपनी इस इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से इनके जो चलते चलते काम रुक जाते हैं, या करियर में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इनके लिए भी एक उपाय है, शहद की शीशी लो, उसमें चांदी का कॉइन डालो और बेड साइड पे हमेशा रखो। शहद सूख जाए तो उसमें दोबारा भर दो। ये 10वें भाव में राहु, और अगर आप करियर में अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, करियर स्टेबल चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी ही अच्छी रेमेडी है। अब राहु 11वें भाव में होगा ना, ये नेटवर्किंग का भाव है, तो ये भी राहु के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। ये लोग जो हैं गैजेट्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बड़ी अच्छी लगती हैं, ये अपना सोशल नेटवर्क जो है ये बहुत बढ़िया बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। जिस भी समय के ये बर्थ होते हैं ना, ये अपने एज के हिसाब से टेक्नोलॉजी में हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं। इनके जीवन में मटेरियल अपग्रेड्स भी जो है ना, ये होते रहते हैं, और कई बार इनको बड़े अनएक्सपेक्टेड सफलता भी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमेशा इनको ये लगता है कि मेरे जेन्युइन फ्रेंड कम हैं, मेरे बस नेम एंड फेम के पीछे लोग जो हैं वो हैं। एक लोनलीनेस इनके अंदर होती है, और कभी कभी क्या होता है कि ये अपने फ़ायदों के लिए रिलेशनशिप्स को भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के लिए क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, जब ये क्वांटिटी पे चले जाएंगे ना, तब ये राहु इनके लिए खराब हो जाते हैं। गले में गोल्ड चेन हमेशा पहन के रखना। अब हम बात करते हैं राहु 12वें भाव में, ये एस्केप करने का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो 12वें घर में राहु होता है ना, ये सबसे एक मिस्टीरियस सी प्लेसमेंट है। ये लोग रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं,
इनको फॉरेन में बसने का बड़ा पुल होता है, स्पिरिचुअलिटी का बड़ा पुल होता है, आइसोलेशन का इनको बड़े एक चस्का होता है, इमेजिनेशन इनकी बड़ी विविड होती है, कभी कभी इतनी कि रियलिटी से भी टूट जाते हैं ये लोग। एडिक्शन का रिस्क भी इन लोगों को बाकियों से ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको सब्सटेंस, फैंटेसी, एक्सेसिव स्लीपिंग, ओवर थिंकिंग, जो चीज़ रियलिटी से दूर ले जाए ना, इस प्लेसमेंट में वो चीज़ इनको बड़ी भाती है। किसी भी तरह के सूडो स्पिरिचुअलिज्म में भी चले जाना इनको बड़ा भाता है। तो भाई एस्केप करना किसी भी बात का जवाब नहीं है। तो 12वें भाव के राहु से इन चीज़ों से बचना है ना आपने, तो घर के साउथ ईस्ट में 0 वॉट का लाल बल्ब ज़रूर चला के रखो, और विशेष तौर पे लाल कपड़े में सौंफ बांध के पिल्लो साइड में गद्दे के नीचे रख लो। इतना भर उपाय इस राहु के बड़े ज़बरदस्त आपको नतीजे दे देता है। तो दोस्तों, राहु को समझना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपको लगता है कि खुद को या अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझना। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने राहु के लिए जो जो चर्चाएं आपसे की हैं, आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करके देखेंगे, राहु के बारे में एक नए दृष्टिकोण से सोचेंगे भी। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।